मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग के यहाँ से फिजिक्स के। मेरे प्यारे साथियों, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कि आप लोग का पहला सवाल यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसका SI मात्रक आप लोगों को लिखना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से नोट्स बनाना होगा और अच्छे से याद करना होगा। यहाँ देखिएगा, फ्लक्स हमारा क्या बोला गया है कि किसी सतह के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता परिभाषित है, तो उस सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली सदिश के साथ जो तीव्रता सदिश होती है उसके अदिश गुणनफल के हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी आप लोग यहाँ सिंपल भाषा में समझिए कि जो आप लोग का विद्युत फ्लक्स होता है, समझ गए ना, जो विद्युत फ्लक्स होता है वह आपका यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग उसको फाई से लिखते हैं और उसके बाद हम लोग का विद्युत क्षेत्र ई हो गया। और उसके बाद जो वन एरिया के लिए निकालेंगे ना, उस एरिया का अदिश गुणनफल ही हमारा फ्लक्स होता है। एकदम सिंपल कहानी है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि किसी सतह द्वारा जो विद्युत फ्लक्स हम लोग परिभाषित करेंगे ना, उस सतह का विद्युत क्षेत्र तीव्रता और उस सतह के अल्पांश एरिया का जो अदिश गुणनफल होता है, यही आप लोग का विद्युत फ्लक्स हम लोग का होता है। और यदि आप लोग एक के ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा EDA और यहाँ पर हमारा हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। यह आपका पूरा कहानी यहाँ से हो गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का यहीं तक था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोला गया है 2 नंबर कि आप लोग देखिएगा, बोला गया विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव के बीच में संबंध आप लोग को स्थापित करना है, जो कि बहुत आसान है, ठीक है ना। आप लोग इसको रट्टा मारते हैं, लेकिन आप लोग को रट्टा नहीं मारना है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या बोला गया है कि हम लोग को संबंध निकालना है। तो हम यहाँ पर एगो अपने से Q आवेश मान लेते हैं कि एगो Q आवेश है। फिर यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है R डिस्टेंस हम लोगों का है, ठीक है ना। या हम लोग x भी मान सकते हैं, लेकिन हम r भी मान लिए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एगो हम परीक्षण आवेश क्यों रखते हैं, बस टेस्ट करने के लिए, समझ गए ना, टेस्ट करने के लिए। तो यह जो आवेश है एक तरफ बल कहाँ लगाएगा, इधर लगाएगा ना, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है। तो क्या करेगा, दूर ठेलेगा। तो यह प्लस जब एक तरफ बल लगाएगा तो इधर लगाएगा, हम लोग बल इधर कर देते हैं, समझ गए ना, हम लोग का बल इधर हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि हम थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे कि अपना और दिमाग लगाएंगे, और दिमाग कुछ इस तरह लगाएंगे कि हम क्या करेंगे ना कि इस Q नोट जो आवेश है ना, इसको हल्का सा इधर हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा कि इसको हम इधर हल्का सा मतलब बढ़ाएंगे, इधर मतलब हल्का सा अल्प विस्थापन हम लोग करेंगे DR, समझ गए ना, हल्का सा अल्प विस्थापन हम लोग करेंगे इधर। तो देखिएगा, हमारा बल लग रहा है इधर और हम आ रहे हैं इधर। तो दोनों के बीच में जो ये वाला एंगल हम लोग का बन रहा है, यह एंगल हम लोग का बन रहा है 180 डिग्री, समझ गए ना। बस यहीं पर आ जाइए। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग, हम लोगों को मालूम है, समझ गए ना, क्या मालूम है, ध्यान से देखिएगा कि कार्य बराबर क्या होता है, आप ही बताइएगा, समझ गए ना। कार्य बराबर जो होता है बाबू लोग, हम लोग का क्या होता है, जल्दी बताएंगे। देखिए, V बराबर जो फॉर्मूला होता है वह W/Q होता है, समझ गए ना। चाहे आप लोग यहाँ देखिएगा कि कार्य बराबर W बराबर होता है बल गुना विस्थापन, ठीक है ना। जो हम लोग कार्य निकालेंगे तो वह बल और डॉट का हमनी के विस्थापन यहाँ पर हो जाएगा। तो अब यहाँ आप लोग को देखना है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग का W हो गया, यहाँ पर हम लोग का F हो गया, समझ गए ना। जब यह टूटेगा तो FDR हो जाएगा और यहाँ पर हमारा cos थीटा हो जाएगा। और आप लोगों को मालूम है कि F और DR के बीच में एंगल कितना है। देखिए, हमारा यहाँ से F इधर लग रहा है, DR लग रहा है इधर, तो हमारा एंगल कितना बन रहा है, 180। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि W बराबर हमारा हो जाएगा F, यहाँ से हो जाएगा DR, और यहाँ से हमारा हो गया बाबू लोग cos 180 डिग्री हो गया ना। cos 180 का जो वैल्यू होता है वह मालूम है कि हमने के -1 होता है। तो यहाँ पर आप लोग का FDR हो जाएगा। यह हम लोग का क्या निकल गया बाबू लोग, कार्य निकल गया। यहाँ से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कार्य हम लोग निकाल दिए हैं। अब उसके बाद यहाँ से आप लोग देखिएगा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि विभव का पोटेंशियल मानते हैं कि इस पॉइंट पर विभव कितना होगा। तो कहिएगा सर, विभव जो होगा, विभव का फॉर्मूला हमारा W/Q होता है, यही ना होता है, विभव का फॉर्मूला हमारा W/Q होता है। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग का V हो गया और W का जो मान आया है यहाँ पर आया है माइनस का F इंटू का हमारा DR, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे हम लोग का Q है, समझ गए। अब देखिएगा, हम क्या किए हैं कि थोड़ा सा अल्पांश के लिए निकाले हैं, तो हमारा यहाँ पर विभव अल्पांश होगा, ठीक है ना, क्योंकि दूरी तनी मनी बढ़ाए हैं तो विभव भी कितना होगा, अल्पांश होगा ना। तो हम यहाँ पर DV लगा देते हैं। अब उसके बाद देखिएगा
कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो हम लोग का डी हो गया। एफ बटा क्यू क्या होता है, आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। ई का जो फॉर्मूला होता है वह आप लोग का एफ बटा क्यू होता है ना। ई का फॉर्मूला एफ बटा क्यू, एफ बटा क्यू है, तो यहाँ पर हम लोग का माइनस का ई हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर डी आर हो जाएगा। अब देखिए डी आर को ला दीजिए इधर, तो यहाँ पर हम लोग का ई बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा वह आपका हो जाएगा माइनस के डी वी अपॉन के डी आर। और यही तो आप लोगों को प्रूफ करना था। देख रहे हैं ना कितना सिंपल साधारण सवाल है। आप लोग को यही आप लोगों को कितना 2 नंबर में पूछा गया था। अब यहाँ से अगला प्रश्न आता है, हम लोग आगे चलते हैं। बोला गया है कि यदि बराबर, देखिएगा कि यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं और उनकी परिणामी धारिता हमारा 6 माइक्रो, ठीक है ना, 6 माइक्रो फैराड है, तो बताना है कि यदि इन्हीं तीनों संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ें तो हमारा परिणामी धारिता क्या होगा। समझ गए, ये भी आप लोग का बहुत आसान सवाल है। अब चीज़ों को समझिए क्या क्या कह रहा है। मतलब बोला गया बराबर, देखिए बोला गया बराबर धारिता, यानी हम लोग का C1 और यानी हम लोग का C2 और जो C3 है यह आप लोग के C के बराबर है, क्योंकि बराबर बोला गया है। और बोला गया है कि श्रेणी क्रम में जोड़े हैं ना, तो परिणामी जो मिला है वह 6 माइक्रोफैराड मिला है। तो अब यहाँ देखिएगा जो परिणामी होता है CS बराबर, वह तो हमारा C बटा N होता है। और CS का वैल्यू 6 माइक्रोफैराड हम लोग को दिया गया है। यहाँ पर C हो गया, N का वैल्यू 3 हो गया। तो C का जो वैल्यू हो गया वह आप लोग का 18 माइक्रोफैराड हम लोग का हो गया, यानी एगो जो संधारित्र का वैल्यू हो गया वह 18 हो गया। और हम लोगों से पूछा गया है किसमें, पैरेलल में, समांतर क्रम में पूछा गया है। तो CP का जो वैल्यू होता है बाबू वो हम लोग का NC होता है। अब N का वैल्यू 3 गो है और एगो का वैल्यू हम लोग का 18 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 तिया 54 माइक्रोफैराड हम लोग का हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग का बाबू हो गया 54 माइक्रोफैराड, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न था। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का आता है। बोला गया देखिएगा कि 3:4 के अनुपात में 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनसे उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। देखिए समांतर क्रम में हम लोग को मालूम होता है कि जो आप लोग का विभव होता है ना वह अचर रहता है, मालूम है ना, विभव हम लोग का अचर रहेगा। तो अब यहाँ देखिएगा जो हम लोग का हीट का फॉर्मूला होता है वह होता है आप लोग का V² बटा में R, और यहाँ पर T। समय तो सबके लिए फिक्स रहेगा और यहाँ विभव बोल दिया गया समांतर क्रम में, तो विभव भी हम लोग का फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो H है ना वह आप लोग के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। समझ गए, H जो है वह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए आप लोग का H1 बाटा में H2 और ओकरा बाद आप लोग का यहाँ से हो जाएगा R2 आ बाटा में हम लोग का R1। अरे भाई सिंपल तरीका से समझा जा, बुझा गई ना, मतलब H ऊपरे बा तो R नीचे बा, बुझा गई, H ऊपरे बा तो R नीचे बा। अब भैया H1 एकर ऊपर बा तो R1 कहाँ हो गई, नीचे, आ एकर H2 नीचे बा तो R2 ऊपर हो गई। सिंपल कहानी बउए। अब देखा जाइए, अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग का हो गया H1 आ बाटा में H2 हो गई, ई R2 बा। तो ई देखा जाए कि हमनी के 3:4 मतलब का 2 गो प्रतिरोध है, ई तो लोग के R1 है और ये क्या है R2 है। तो अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, R2 का जो वैल्यू है ना वह 4 है और यहाँ से जो R1 है इसका वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर जो आप लोग का आंसर आ गया वह 4/3 आ गया, और रेशियो में पूछेगा तो हमारा 4:3 आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीका से। अब यहाँ से अगला प्रश्न के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। बोला गया कि लॉरेंज बल क्या है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के कारण एक बिंदु आवेश पर विद्युत और चुंबकीय बल का संयोजन जो होता है ना वही आप लोग का लॉरेंज बल होता है। यानी लॉरेंज बल आप लोग उसको कह सकते हैं कि ओनली चुंबकीय बल नहीं होता है। लॉरेंज बल तो लोग के वो बल होला कि जो विद्युत और चुंबकीय दोनों के काम करला। जैसे देखा जाए बिहार के कोनो पर्सन होला सन ना, बिहार के कोई आदमी चाहे कोई भी होता है वह मल्टी टैलेंटेड होता है, वह एक काम नहीं जानता है। जैसे हम, ठीक है ना, हम कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, 2 3 4 कितनों पढ़ा देंगे, समझ गए ना। वैसे ही आप लोग भी देखिएगा, आप लोग भी मल्टी टैलेंटेड है, समझ गए। वही यहाँ पर है कि जो लॉरेंज बल होता है ना ये किसी एक के द्वारा नहीं लगता है। ये लॉरेंज बल हमारा विद्युत के भी लिए और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए लगता है, समझ गए। उसी को देखिएगा, यह आपका विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो गया और यह आपका चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हो गया। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के संयोजन में जो बल लगता है वही कहलाता है तो लोग लॉरेंज बल। ये तो लोग हो गया। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा
शंट क्या है? शंट के दो को उपयोग लिखना है। यह वह युक्ति है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के संचरण के लिए कम प्रतिरोध का पथ उत्पन्न करती है, शंट कहलाता है। शंट यह करता है ना कि जो मतलब जिस परिपथ में आपका विद्युत धारा गमन कर रहा है वहाँ का प्रतिरोध कम कर देगा, समझ गए ना, मतलब आपके रास्ते के रुकावट को कम कर देगा, समझ गए। शंट यही काम करता है। इसका प्रयोग देखिएगा ग्लेनोमीटर से एमीटर बनाने में हम लोग करते हैं। उसके बाद इसका प्रयोग ग्लेनोमीटर और एमीटर को प्रबल विद्युत धारा से सुरक्षित रखने के लिए हम लोग करते हैं। शंट क्या होगा ना कि यदि कहीं पर शंट लगा दीजिएगा तो यह आपका जो ग्लेनोमीटर हो गया, जो एमीटर हो गया, जो धारा का मापन करता है उसको जलने से बचा देगा, समझ गए ना। और यह प्रतिरोध को क्या करता है? कम कर देता है। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। अब यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न नेक्स्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा शंट यहाँ पर हम लिख दिए गए हैं। यह क्या करता है कि हम लोग के जो रेजिस्टेंस रहता है उसको लो कर देता है, जो कि हमारा धारा आसानी से सर्किट में प्रवाह हो जाए। अब इसके नेक्स्ट प्रश्न आता है कि देखिएगा माध्य मान और धारा के शिखर मान में संबंध क्या है। कितना बार लिखवाए हैं कि जो आप लोग का IRMS होता है, बाबू समझ गए ना, IRMS यह हम लोग का होता है I0 आबाटा में हम लोग का √2 होता है। उसके बाद आप लोग का यहाँ से VRMS होता है, तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का V0 बाटा में √2 हो जाएगा। बस यही हम लोग का रिलेशन होता है। एक नंबर ये के लिए याद रखिएगा कि यहाँ पर IRMS और यहाँ से I0 जो रहेगा ना यह आप लोग का 1 बटा में √2 हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग का यहाँ से VRMS और यहाँ से हम लोग का V0 हो जाएगा और यहाँ से 1 बटा में √2 हो जाएगा। यह हम लोग का इतना हो गया, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न के लिए चलते हैं। देखिएगा बोला गया है 8 नंबर कि प्रतिवर्ती धारा के परिपथ में प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है। यानी आप लोग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। जोन हमनी के प्रतिघात होता है, प्रतिघात मतलब समझते हैं, प्रतिघात चाहे प्रतिबाधा सब प्रतिरोध है, लेकिन दोनों में हल्का सा माइनर डिफरेंस है। कहाँ पर कि जो हम लोग का प्रतिघात होता है यह प्रतिघात आप लोग का प्रेरण कुंडली और धारिता कुंडली, ठीक है ना, यानी आप लोग का प्रेरकत्व, समझ गए ना, और केवल संधारित्र के द्वारा ही होता है, समझ गए। यानी आप लोग प्रतिघात का मतलब इतना डिफिनेशन आप लोग समझ सकते हैं कि प्रतिघात मतलब ई ना कि जवन तोहलो के धारिता और जवन तोहलो के प्रेरकत्व, इहे दोनों के कारण जवन प्रतिरोध उत्पन्न होई एकरे के कहल जाई हमनी के क्या, हमनी के प्रतिघात। आई जवन प्रतिबाधा तो लोग देखता हो जाए ना पूरा कंबाइन रहेगा, पूरा मतलब सब के द्वारा, मतलब दू गो से रहेगा ज्यादा। लेकिन ई बात को याद रखिएगा कि जवन हमनी के प्रतिघात होता है, ठीक है ना, प्रतिघात ओनली दूगो के लिए होता है, ओनली दूगो, समझ गए ना, ओनली 2% के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उहे तोहलो के कहाई प्रतिघात, बुझा गेल ना। और 2% कौन कौन रहेगा, एगो तोहलो के रही प्रेरक कुंडली आ एगो तोहलो के रही केवल संधारित्र, मतलब केवल प्रेरण कुंडली आ केवल संधारित्र के द्वारा जौन प्रतिरोध उत्पन्न होई उ तोहलो के का कहलाई प्रतिघात। लेकिन जौन प्रतिबाधा बा ना ई प्रतिरोध, प्रेरण कुंडली, धारिता, ठीक है ना, और मतलब जितना समस्त प्राणी रहेगा ना, समस्त प्राणियों के द्वारा जो प्रतिरोध जनरेट होगा ना उसको हम लोग मिला के बोल देंगे प्रतिबाधा। बस कहानी खत्म। अब यहाँ से देखिएगा अगला प्रश्न आता है आप लोग का, यह इंग्लिश मीडियम में है, सब वही लिखा हुआ है कि देखिएगा ओब्टेन जो क्रिएटेड है वह आप लोग का यहाँ देखिए ओनली हम लोग का जो होता है ना कैपेसिटर, और उसके बाद आप लोग का जो प्रेरकत्व होता है वही आप लोग का यहाँ पर लिखा है। लेकिन जो हमने के प्रतिबाधा होता है यह सब का कंबाइन होता है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। हम देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण आप लोग सुनिए। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होता है, प्रकाश के चाल से चलता है, यह लंबवत कंपन करता है, E/B, बुझा गेल ना। देखिए यहाँ पर लिखा होगा कि E/B जो होता है वह चाल के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए यह जो होता है ना चाल के बराबर, जो इसका दिशा होता है E/B के दिशा में होता है। मतलब देखिए आप लोग मुँह जवानी रटिए, बुझा गेल ना, मुँह जवानी आप लोग हमारे साथ बोले जाओ, बुझा गेल ना। अभी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है क्या होता है आप लोग हमारे साथ बोलिए। सबसे पहला चीज कि हम लोग का अनुप्रस्थ तरंग होता है, और याद रखिएगा जो अनुप्रस्थ तरंग होता है ना वो लंबवत कंपन करता है, तो यह लंबवत भी कंपन करेगा। उसके बाद तीसरा नंबर विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश के चाल के बराबर होता है, समझ गए। ओकरा बाद विद्युत चुंबकीय तरंग के
गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब माध्यम नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा। जैसे प्रकाश, प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, समझ गए ना। जैसे अंतरिक्ष में हमारा कोई माध्यम नहीं है, समझ गए ना, वहाँ का साउंड हमें नहीं सुनाई देता, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वातावरण ही हम लोग का नहीं है। तो आप लोग के यहाँ पर याद रखिएगा, विद्युत चुंबक की तरंग बिना माध्यम के भी गमन कर सकता है, और यह प्रकाश के चाल से चलता है, और यह लंबवत कंपन करता है। आप लोग बोलिए ऐसे, जब बोलिएगा तो याद हो जाएगा। वही सारा कहानी, सारा बायोडाटा आप लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, देखिएगा बोला गया है कि दो गो लेंस है, एगो +5 एगो प्लस के 4 डायोप्टर है, और इसको समाक्षीय रूप से हम लोग रखे हैं, वो भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर रखा गया है। लेंस का फोकस दूरी निकालना है। देखिएगा सबसे पहले हम लोग का यह डायोप्टर में दिया गया, और डायोप्टर जो होता है वो हम लोग का SI मात्रक होता है। इस 10 सेंटी, देखिएगा हम लोग को जो D दिया गया है ना, वह आप लोग को दिया गया है 10 सेंटीमीटर। एकरा के क्या करना है कि आप लोग मीटर में चेंज करिए, 10/100, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी 1/10 मीटर हम लोग का होगा। अब एक कटाइएगा मत, ऐसा ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए P का जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को याद है क्या? P1 प्लस के P2 माइनस के D, और यहाँ से P1 और P2 हमनी के होता है। अब देखिए P1 का जो वैल्यू है वह हम लोग कितना है बाबू? 5 है। P2 का वैल्यू 4 है, माइनस का D का वैल्यू 1/10 है, और P1 P2 का वैल्यू 5 × 4 है। तो 5 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 5 4 9, और 9 में से 2 जाएगा, कितना हो गया? 7 डायोप्टर हम लोग का यहाँ पर हो गया। यानी लेंस का जो शक्ति आ गया वह 7 डायोप्टर। लेकिन हम लोगों से ससुरा क्या पूछ दिले बा? हम लोगों से क्या पूछ दिया है? फोकस दूरी। जब हमने के फोकस दूरी पूछ दिया है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए P बराबर जो फॉर्मूला होता है वह हमने के 100/f होता है। तो यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा? 100 में हम लोग f निकालेंगे, तो अब यहाँ देखिए 100 हो गया, 100/p हो जाएगा। p का वैल्यू 7 है, डिवाइड करेंगे तो एक बार में 3 बचेगा, 7 चौके 28 बचेगा, 2 7 दूनी 14, 6 तो बचेगा तो 8 7 56, 14.28 सेंटीमीटर होगा। समझ गए? इतना हम लोग का इसका फोकस हो जाएगा। यह आप लोग का इतना हो गया। अब अगला प्रश्न आता है, देखिएगा 11 नंबर। बोला गया है प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में बताएं। तो लोग बहुत सिंपल कहानी बयाकर हमनी के जितना अभी तक इंद्रधनुष देख ले बन जा, हमनी के अभी तक जितना देख ले बन जा ना, प्राथमिक देख ले बन जा, द्वितीयक हमनी के लौकी नहीं के सकत। बहुत रेयर केस में तो लोग के दिखाई दी, लेकिन नॉर्मल में तो लोग के प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई दी। अब इंद्रधनुष तो ऐसे नॉर्मल केस में बनी ना, जान लो जाए कि वर्षा होकर के चाहिए और सूर्य भी उगल रहे के चाहिए, बुझा गेल ना। मतलब उनका मतलब उदय रहना जरूरी है। कभी इंद्रधनुष आप लोग का रात में नहीं बन सकता है, जब भी बनेगा दिन में बनेगा। बारिश का मौसम होना चाहिए, झीसी का मौसम होना चाहिए, समझ गए ना। अब देखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है कि लाल रंग हमनी के बाहरी होता है और बैगनी रंग अंदर होता है। मतलब लाल रंग बाहर रहेगा और बैगनी अंदर रहेगा। प्राथमिक इंद्रधनुष बहुत तीव्र होता है, बहुत चमकीला होता है, लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष बहुत फीका होता है। और द्वितीयक में क्या होता है? बैगनी ऊपर रहेगा और लाल हम लोग का नीचे रहता है। अब यहाँ देखिएगा कि इसका कोणीय चौड़ाई हम लोग का 2 डिग्री होता है, किसका? प्राथमिक का, और इसमें हम लोग का 3 डिग्री होता है। अब देखिएगा इसके निर्माण में 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें देखिएगा 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। और इसी वजह से याद रखिएगा, मतलब यह जो होता है ना, आप लोग सोच रहे होंगे सर कि ये जो हमनी को होता है कम चमकीला काय होता है, काहे ना बबुआ लोग कि ये 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, और इसी की वजह से क्या होता है ना कि इसका ब्राइटनेस कम हो जाता है। समझ गए? जैसे देखिएगा कोई आप लोगों को फर्स्ट राउंड जब कहाएगा दौड़ने के लिए तो आप लोग बहुत तेज दौड़िएगा, लेकिन कहेंगे कि वही जोश जुनून रहेगा, वही स्पीड रहेगा, दूसरा राउंड में भी उतने तेज दौड़, मतलब उहे जोश जुनून उहे स्पीड से आप लोगों को दौड़ लगाना है। क्या आप लोग लगा पाएंगे? नहीं, एनर्जी डाउन होगा, आप लोग स्पीड कम होगा ना। वही बात यहाँ पर है कि जब एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो ये बहुत चमकीला रहता है, लेकिन जैसे ही दूसरा बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो इसका ब्राइटनेस बहुत कम हो जाता है, और हम लोग को यह बहुत रेयर केस में बहुत कम दिखता है। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा बोला गया 12 नंबर, परमाणु के बोर के मॉडल की 2 कमियों को लिखना है। ठीक है, तो परमाणु के बोर का जो 2 मॉडल था वह आप लोग देखिए क्या था कि यह सबसे पहले क्या था ना कि यह वर्णक्रमीय रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं कर सकता था। समझ गया ना? जैसे किसी का कोई दोष होता है, मतलब कोई उतना लिमिट नहीं होता है। समझ गए? जैसे देखिएगा पहले के ज़माने में जो मोबाइल आता था, समझ गया ना, मोबाइल भारी था, उतना लोड नहीं था, गर्म हो जाता था, समझ गया ना, चाहे उतना
देखे होंगे पावरफुल मोबाइल नहीं था पहले, समझ गए ना, लेकिन आज के डेट में मोबाइल बहुत पावरफुल हम लोग का आ रहा है। वही यहाँ पर है कि जो पहले यह खोजा गया था ना, तो यह क्या था कि उसके तीव्रता को व्याख्या नहीं कर सकता था, समझ गए। देखिए पहले जब मोबाइल आया था तो सिर्फ बात करना था, समझ गए ना, न उसमें इंटर, देखिए जब आप लोग 2G मोबाइल किने होंगे ना, जब कीपैड मोबाइल किने होंगे तो ओकरा में न हॉटस्पॉट का सुविधा था, न ओकरा में नेट चलता था, लेकिन धीरे धीरे फिर उसको सुधारा गया। वही बात यहाँ पर है कि पहले क्या था कि दो कमी था, वो दो कमी का था कि तीव्रता का एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, और उसके बाद क्या बोला गया कि यह इलेक्ट्रॉन को केवल कण के रूप में मानता है, समझ गए ना, मतलब बोर के जो परमाणु मॉडल का सिद्धांत था उसमें इलेक्ट्रॉन को केवल एगो कण माना गया, पार्टिकल, लेकिन जो हमारा एगो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वह तरंग की प्रकृति का भी हमारा होते हैं। तो यह यहाँ पर इनकी दो को कमियां हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। 13 नंबर बोला गया है कि एक रेडियो पदार्थ की जो 6 नियतांक हम लोग का इतना है, तो अर्ध आयु क्या होगा। अर्ध आयु का फॉर्मूला तो आप लोग को याद होगा, देखिएगा T½ का जो फॉर्मूला होता है वह आप लोग को याद होगा कि 0.693 अबाटा में हम लोग का K होता है, याद है ना, कहेगा हाँ सर याद है। तो अब देखिए जा कि 0.693 हो गया, और उसके बाद के का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर दिया गया है 5.2, और यहाँ पर दिया गया है 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.693, नीचे हम लोग का हो गया 5.2, और यहाँ पर हमारा हो गया 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 से गुना होगा तो यहाँ पर 693 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा हो गया 5.2, जब यहाँ से दशमलव उड़ेगा तो 6930, और यहाँ पर भी हमारा 52 हो जाएगा। अब एक बाबू कटाना पड़ेगा, समझ गए ना, 6930 को कटाना पड़ेगा, आप लोग कटा के जो भी आंसर आएगा आप लोग लिख लीजिएगा, समझ गए ना। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आगे बोला गया है और गेट और एंड गेट का सारणी का बुलियन व्यंजक चाहिए। देखिए और गेट में और एंड गेट में क्या होता है, याद रखिएगा कि और गेट में जो स्विच होता है वह पैरेलल में होता है, याद रखिएगा। और गेट में बस इतना याद रखिएगा ना कि स्विच जो होता है, समझ गए, जो हम लोग का स्विच होता है यह आप लोग का पैरेलल में होता है, समझ गए ना, कहाँ बाबू, पैरेलल में हम लोग का होता है। और जो आप लोग का एंड होता है ना उसमें हम लोग का सीरीज में रहता है। जब स्विच हम लोग का इसमें पैरेलल में रहेगा ना तो एको स्विच ऑन होगा तो बल्ब जलेगा, समझ देखिएगा, दोनों स्विच ऑफ है तो बल्ब जलेगा नहीं। देखिए हाई स्विच ऑफ है और ये स्विच चालू है, जब यह स्विच ऑफ है आई चालू है तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। देखिए स्विच ऑन है तो भी हमारा जल जाएगा, स्विच ऑन है तो स्विच बल्ब जल जाएगा। यही आप लोग का यहाँ पर होता है। अब यहाँ देखिएगा यह आप लोगों को हो गया एंड गेट में। एंड गेट में क्या होता है कि इसमें स्विच आप लोग का सीरीज में होता है। सीरीज में कहने का अर्थ है कि आप लोग का ऐसे एक ही लाइनों में आपका स्विच रहेगा, एक ही लाइनों में। तो जब तक ये दोनों ऑन नहीं होगा तब तक लाइन जाएगा, जब तक ये दोनों ऑन होगा नहीं तब तक लाइन नहीं जाएगा। वही यहाँ पर देखिए 0 स्विच ऑफ है तो नहीं जलेगा, स्विच ऑफ है नहीं जलेगा, स्विच ऑफ है नहीं जलेगा, दोनों स्विच ऑन हो गया जल जाएगा। बस सिंपल कहानी है। अब यहाँ देखिएगा आते हैं 15 नंबर, किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स का परिभाषा बताना है। फ्लक्स बाबू वही सिंपल कहानी है। फ्लक्स जो होता है ना, किसी भी सतह का विद्युत क्षेत्र और उसके सदिश गुणनफल को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी आप लोग का फाई का जो फार्मूला है ना वह आप लोग का यहाँ पर ई और डॉट का डीए हो जाएगा। और उसके बाद एक आप लोग को मात्रक, समझ गए ना, मात्रक और बीमा कमेंट बॉक्स में लिख देना है, समझ गए ना, मात्रक और बीमा जो होता है कमेंट बॉक्स में एकदम छाप देना है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 16 नंबर, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव क्या है। देखिएगा समान परिमाण के दो आवेश विपरीत नेचर का रहेगा, उससे हम लोग विद्युत द्विध्रुव ध्रुव कहते हैं। देखिएगा विद्युत मतलब समझिए आवेश, समझ गए ना, विद्युत मतलब आवेश, और यह आवेश हो गया कै गो रहेगा, 2 गो, ठीक है ना, 2 गो रहेगा, लेकिन परिमाण समान रहेगा। देखिए एगो हमारा प्लस क्यू रहेगा, एगो हम लोग का माइनस क्यू रहेगा, ई दोनों को हम लोग डी डिस्टेंस पर रखेंगे। यही हमारा हो गया विद्युत द्विध्रुव ध्रुव, समझ गए ना, बस यही हमारा सिस्टम हो गया। अब एक फॉर्मूला मत लिखने लगिएगा, क्योंकि हम लोगों से सिर्फ विद्युत द्विध्रुव ध्रुव पूछा है। विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण बोलेगा ना, आघूर्ण मोमेंट जब लगाएगा ना, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण जब लगाएगा तब आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर फॉर्मूला लिखना होगा। लेकिन जब सिर्फ विद्युत द्विध्रुव ध्रुव का बात करेगा तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, सिर्फ डायग्राम बनाना होगा। यह हम लोग का यहाँ पर हो गया। बाबू लोग आगे चलते हैं 17 नंबर, किरचॉफ के नियम को लिखिए। किरचॉफ का 2 गो नियम है, एगो आवेश पे एगो ऊर्जा पे।
पहले का क्या कहता है कि किसी एक बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का योगफल 0 होता है, यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। पहले का नियम खत्म। दूसरे का नियम क्या कहता है कि इसमें टोटल विभवांतर का जो हम लोग का परिवर्तन होता है वह आपके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। खत्म। दो कहानी है किरचॉफ का, दोनों कहानी खत्म। पहले का कि किसी बिंदु पर आने वाली और जाने वाली समस्त धारा जो होती है वो बराबर होती है, यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। दूसरा का नियम कहता है किसी बंद लूप में जितना भी विभव में परिवर्तन होगा वह आपके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, हाँ नहीं तो शून्य होगा। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। दो गो हम लोग का यहाँ से हो गया बाबू लोग, सब लिखा हुआ है आप लोगों को PDF एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग जाइएगा एप्लीकेशन पर, ठीक है ना, स्टडी विथ डेडिकेशन आप लोग को प्ले स्टोर पर मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। जो बच्चे कोर्स लिए हैं उनके लिए PDF फ्री कर दिए हैं, समझ गए। तो आप लोग को जाना है एप्लीकेशन पर और एप्लीकेशन पे आप लोग का यहाँ पर सारा PDF मिल जाएगा, मास्टर PDF के नाम से मिलेगा। उसको आप लोगों को परचेस करके अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। अब यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर क्या है। अब आपके गांव में ट्रांसफार्मर लगा है, काहे लगा है बताइएगा। आपके गांव में ट्रांसफार्मर लगा है कि मेन जहाँ से होता है ना, मेन जहाँ से सोर्स आता है करंट, वहाँ से वोल्टेज बहुत हाई रहता है। देखते हैं ना 11,000 वोल्ट 33,000 वोल्ट ऐसे रहता है। अब उतना वोल्टेज का करंट यदि हमारे घर में आएगा तो हमारे घर के तार का सामान का सत्यानाश कर देगा, जरूरत पड़ेगा तो हमनियों लोग का सत्यानाश कर देगा, समझ गए ना, क्योंकि वह राख कर देगा बाबू, समझ गए ना। बहुत हाई पावर का वो सब करंट होता है, तो उसके वोल्टेज को कम करके और हमारे लिए जितना चाहिए उतना देता है ट्रांसफार्मर। बस यही ना करता है, ट्रांसफार्मर का काम है कि ज़्यादा हाई वोल्टेज का जो करंट रहेगा ना उसको हमारे लिए परफेक्ट बना के, मतलब हमारे लिए यूजफुल बना के हमको दे देगा, समझ गए ना। यानी ये वोल्टेज को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, बस इसका यही काम है। वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो हमको कम करके क्या करेगा, देगा, और वोल्टेज कम रहेगा तो भी बढ़ा के देगा। देखिएगा स्टेबलाइजर में आप लोग देखिएगा, हम लोग अपने घर में स्टेबलाइजर लगाते हैं, काहे के लिए कि वोल्टेज कम भी रहेगा ना तो हम जरूरत पड़ने पर वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। तो वह वोल्टेज स्टेबलाइजर में कोनो और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, उसमें वो ट्रांसफार्मर लगा होता है और वही ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, समझ गए ना। तो घर में स्टेबलाइजर क्यों लगता है, क्योंकि वोल्टेज कम रहेगा तो मेरे प्यारे साथियों बढ़ा देगा, मतलब हम लोग अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, वो मैनुअल नहीं, मैनुअल रहता है कि आप लोग कितना पे रखना चाहते हैं। उसके बाद आप लोग का वोल्टेज ज़्यादा आएगा तो आप लोग देखें ऑटो कट हो जाता है, ऑटोमेटिक, समझ गए ना। देखिएगा वोल्टेज ज़्यादा आएगा ऑटोमेटिक ऑटो कट हो जाएगा। तो वही आप लोग का यहाँ पर है कि ट्रांसफार्मर सिर्फ आप लोगों के वोल्टेज को घटा बढ़ा सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, और यह हमेशा AC में काम करेगा, इहो याद रखिएगा, हमेशा AC में, ना कि आप लोग DC में लगा दीजिएगा। ट्रांसफार्मर हमेशा AC में काम करता है। अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं 19 नंबर, वन विक्षेपण क्षमता क्या होता है। यह आप लोग का सबसे फेमस, सबसे वायरल और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोला गया है कि वन विक्षेपण क्षमता क्या है, तो दो रंगों के कोणीय विक्षेपण एवं माध्यमान रंग के विचलन डेल्टा के अनुपात को रंगों के लिए प्रिज्म का वन विक्षेपण क्षमता कहते हैं। देखिएगा मतलब हम लोग का यह डेल्टा हो गया, समझ गए, डेल्टा हम थीटा हो गया और हमारा यहाँ पर डेल्टा वाई हो गया। तो थीटा का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, मतलब कि जो हम लोग का बैगनी रंग है और जो हम लोग का लाल रंग है, इन दोनों में जो विचलन होगा वह एंगल, समझ गए ना। जैसे देखिएगा कि हमारा कोई प्रिज्म होता है, तो प्रिज्म से आप लोग जानते हैं कि 7 रंग का बंटवारा होता है। तो 7 रंग के बंटवारा में हमारा जो लाल रहता है सबसे ऊपर रहेगा और जो बैगनी रहता है वो रहता है नीचे। तो लाल और बैगनी के बीच में जो एंगल रहेगा, ध्यान सुनिएगा, प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरेगा तो 7 रंगों में बटेगा, 7 रंगों में हमारा लाल सबसे ऊपर रहेगा, बैगनी रहेगा नीचे। तो लाल और बैगनी के बीच में जो एंगल बनेगा वही आपका थीटा यहाँ पर है। और उसके बाद जो हम लोग का माध्यमान रंग होता है, तो माध्यमान रंग हमारा पीला होता है, तो हमारा वही पीला के रेशियो क्या कहते हैं, कोणीय, मतलब वन विक्षेपण क्षमता हम लोग कहते हैं। इसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा, 1 नंबरिया के लिए कतई जहर है, 1 नंबरिया के लिए कतई जहर है, आग लगा देगा बाबू। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। बोला गया है, अब बोलना कुछ नहीं, खत्म हो गया, समझ गए ना। 19 को सवाल था, तो आज के क्लास में हम यहाँ से अप्रोक्स 20 को क्वेश्चन यहाँ से देखे हैं। आप लोगों को कमेंट करना है कैसा लगा, और यह आप लोग का पूरा लिखा हुआ जो PDF है ना आप लोग के एप्लीकेशन पर चल जाएगा, क्लास खत्म होते ही वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो अब समय बहुत कम है, आप लोग वहाँ पर जाके अपना PDF परचेस कर लीजिएगा। जो बच्चे पहले से कोर्स लिए हैं उनमें PDF फ्री कर दिया गया है, ठीक है ना, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि यहाँ पर एक बार ही पैसा दिया जाता है, बार बार पैसा देने का
कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना। एक बार पैसा आप लोग दिए थे, उसी में आप लोगों का सब कुछ फ्री कर दिए हैं, समझ गए ना। जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं वह आप लोग स्टडी विथ डेडिकेशन से आप लोग ऐप इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से, और वहां से क्या करना है कि आप लोग का सारा जानकारी मिल जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो 2 नंबर पे आप लोग, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट करिएगा, सहायता मिल जाएगा। व्हाट्सएप द्वारा, टेलीग्राम द्वारा, कॉल द्वारा, जैसे भी आप लोग को हेल्प चाहिए कोशिश करिएगा, आप लोग को हेल्प मिल जाएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको नोट्स बनाइए और पीडीएफ आप लोग का एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में करिएगा, लेकिन हाँ, क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आप लोगों को देना है। जय हिंद।